जो फ़लस्तीनी हैं उनको पूरा उसका अधिकार मिलना चाहिए। सबको कत्ल किया जाता है, इट्स लाइक ए जेनोसाइड। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से, जहां गाजा के अस्पताल पर इजराइल के हमले से भड़के फिलिस्तीन के समर्थकों ने बवाल कर दिया है। हजारों की संख्या में फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थक लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास के पास इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। तोड़फोड़ के बाद वहां आग लगा दी। हालात बिगड़ने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ देने की सलाह दी। अमेरिका की तरह सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को फौरन लेबनान से निकल जाने की सलाह दे दी है, जबकि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा से बचने का ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या हो रहा है लेबनान में? देखिए, बिल्कुल किशोर, हम गाजा की घटना के बाद अब लेबनान फ्रंट पे युद्ध बढ़ने का खतरा, और उसके बाद यूएस और सऊदी अरब ने तो अपने नागरिकों को, जैसा आपने बताया, साफ कह दिया कि आप छोड़िए, और ब्रिटेन ने यह कहा कि आप अलर्ट रहिए और इस पे विचार करें कि आप उस देश को छोड़ने पर विचार करें। तो एक तरफ साफ संदेश दे दिया गया है तीनों देशों की तरफ से कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा के बीच डेवलपमेंट हो रहा है वो एक बड़े युद्ध की शक्ल ले सकता है, खासकर इजराइल के उत्तरी फ्रंट पे लेबनान के साथ और हिजबुल्लाह के साथ। इसलिए वहां तीन देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और गाजा के अस्पताल पर हमले को लेकर लेबनान में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। हमले से नाराज लोगों की भीड़ ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास का घेराव कर दिया। गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है और अमेरिका इस जंग में हमास के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। और इसीलिए लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक दूतावास के गेट पर चढ़े दिखाई दिए, जिन्हें रोकने के लिए वहां की पुलिस लगातार उन पर पानी की बौछार करती दिखाई दी। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। और गाजा के अस्पताल पर हमले के तुरंत बाद बेरूत में गुस्साए लोगों ने अमेरिका के दूतावास को घेर लिया। रात के अंधेरे में ही अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जो 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने से बुरी तरह भड़के हुए थे, और उन्होंने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और हमले से भड़के लेबनान के लोगों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसके लिए वो दूतावास की दीवार पर लगी कांटेदार तारों पर चढ़ गया, जबकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों को जब वहां की पुलिस रोकने पहुंची तो वो पुलिस से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी वो लोग सड़कों पर डटे रहे, इसलिए उन्हें दूतावास से दूर हटाने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार भी करनी पड़ी। लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और बाइडेन के इजराइल में कदम रखने से कुछ घंटे पहले ही गाजा में अस्पताल पर रॉकेट से अटैक हो गया। उसके बाद ये हुआ, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया। आरोप लगा कि हमला इजराइल की सेना ने किया, क्योंकि हमास के हमले के बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब इजराइल ने गाजा पर मिसाइलें न बरसाई हों। और इसीलिए अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक का आरोप भी इजराइल पर ही लगा। जो तस्वीरें आई उनमें पूरा का पूरा अस्पताल धू धू कर जलता दिखा और सायरन की आवाज सुनाई दी। इजराइल पर आरोप लगा कि उसने गाजा पर जो मिसाइलें दागी उन्हीं में एक अल अहली अस्पताल पर गिर गई, जिसके बाद अस्पताल में आग लग गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के झुलसने का दावा किया गया। क्योंकि जंग के 12वें दिन भी इजराइल से दागी जाने वाली मिसाइलें कम नहीं हुई और गाजा के अलग अलग हिस्सों में धमाके होने और काला धुआं उठने का सिलसिला जारी रहा। और इसी बीच गाजा का अल अहली अस्पताल भी दहल उठा, जिसके बाद वहां डरावने हालात हो गए, जिससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसे अफरा तफरी के दौरान अस्पताल में मौजूद एक महिला ने बनाया, जिसमें अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अस्पताल के अंदर रखा सामान यहाँ वहाँ बिखरा दिखा। वीडियो जिस महिला ने बनाया वो मिसाइल अटैक के बाद बाहर भाग रही थी, लेकिन वो आग की लपटों के बीच फंस गई और चीखने लगी। मिसाइल अटैक के बाद अस्पताल में हुई बर्बादी की कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें अस्पताल के बाहर पूरी तरह जल चुकी गाड़ियां खड़ी नजर आईं। तो वहीं हमले में घायल हुए लोगों का बुरा हाल नजर आया। जिनके अपने इस हमले में घायल हुए वो बदहवास यहाँ वहाँ दौड़ते दिखे।
क्योंकि अल अहली अस्पताल में उनके इलाज के लिए कुछ बचा ही नहीं और आनंद फानन में उन्हें गाजा के दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। क्योंकि अल अहली अस्पताल गाजा के जिस इलाके में है वो इजराइल की मिसाइलों के सीधे निशाने पर है और इसीलिए इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा, क्योंकि इजराइल उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दे चुका है। और मिसाइल अटैक में बर्बाद अल अहली अस्पताल भी उत्तरी गाजा में ही है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि ये गाजा पट्टी में बना आखिरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है जिसमें जंग के दौरान बेघर हुए हजारों लोगों ने शरण ली थी। और इसीलिए आशंका जताई गई कि अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग अस्पताल के मलबे में दबे हो सकते हैं। इस हमले के बाद अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल 14 अक्टूबर को भी रॉकेट की चपेट में आया था, जिसमें अस्पताल के 4 लोग घायल हो गए थे। यही नहीं, WHO ने दावा किया कि 7 अक्टूबर के बाद गाजा में कई अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 48 है। और इन हमलों में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गाजा का एक और बड़ा अस्पताल हमले में बर्बाद हो गया। फिलिस्तीन की सरकार ने जानकारी दी कि अल अहली अस्पताल से हजारों लोगों को गाजा के अल शिफा अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पहले से 30,000 लोग मौजूद हैं। और इसी वजह से हमास ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया, जिसके लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। कतर में बैठे हमास के चीफ ने एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अस्पताल पर हुए अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, हमास चीफ इस्माइल हनिया ने गाजा पर हो रहे हमलों का ठीकरा अमेरिका पर भी फोड़ा और अमेरिका पर इजराइल की गलतियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। हमास चीफ इस्माइल हनिया इस समय कतर के दोहा में है, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी में उसके 14 ठिकानों को बर्बाद कर दिया और दावा किया कि इस हमले में इस्माइल हनिया के भाई और भतीजे की मौत हो गई। लेकिन हमास से जुड़े बड़े फैसले लेने वाली संस्था शूरा काउंसिल के सबसे बड़े पद पर बैठा इस्माइल हनिया अभी जिंदा है। यही नहीं, हनिया को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है और उसने गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरने के बाद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खूब आग उगली, जिसमें फिलिस्तीन की सरकार ने भी हमास का साथ दिया और दावा किया कि इजराइल ने जानबूझकर एक अस्पताल को टारगेट किया। आरोप है कि रात के अंधेरे में उस पर बम बरसाए गए और इसी दौरान उत्तरी गाजा का अल अहली अस्पताल जल उठा, जिसके बाद फिलिस्तीन की सरकार इजराइल पर भड़क गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को जैसे ही पता चला कि अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी है, उन्होंने अपना जॉर्डन का दौरा बीच में ही रोक दिया और फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर लौट आए, जहां उन्होंने इसे इजराइल के हाथों किया गया नरसंहार और युद्ध अपराध ठहरा दिया। यही नहीं, जापान में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल को इजराइल के अटैक से 1 घंटे पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। यानी फिलिस्तीन ने सबूत के साथ आरोप लगाया कि अल अहली अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, जिसके लिए उसने प्लान बनाया और फिर हजारों लोगों से भरे अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी। लेकिन इजराइल ने दो टूक बोल दिया कि उसने उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल नहीं गिराई। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो फिलिस्तीन का ही था, जिसे वहां काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने ही दागा था। लेकिन वो रॉकेट इजराइल नहीं पहुंचा और गाजा के ही अस्पताल पर मौत बनकर गिर गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा के अस्पताल पर गाजा के आतंकियों ने हमला किया, न कि इजराइल ने। नेतन्याहू ने यह भी लिखा कि जिन्होंने इजराइल के बच्चों को मारा वो अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल में गिरने वाला रॉकेट फिलिस्तीन का ही था, जिसके निशाने पर दक्षिणी इजराइल के लोग थे। इजराइल ने दावा किया कि रॉकेट को इसी नियत से दागा भी गया था, लेकिन फिलिस्तीन में काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों के प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि रॉकेट इजराइल तक पहुंचा ही नहीं और बीच में गिर गया। और अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए इजराइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि जिस वक्त अस्पताल पर रॉकेट गिरा उस वक्त इजराइल की वायुसेना ने गाजा पर कोई हमला नहीं किया। यही नहीं, इजराइल का कहना है कि अस्पताल में गिरने वाला रॉकेट फिलिस्तीन का था, जिसे गाजा से दागा गया, लेकिन वो हवा में ही फट गया और फिर एक इमारत पर जा गिरा, जिसके बाद उस इमारत में धमाका हुआ और वहां आग लग गई। इजराइल ने दावा किया कि यह वीडियो अल अहली अस्पताल पर गिरे रॉकेट का है, जिसे इजराइल ने नहीं बल्कि गाजा में काम करने वाले कट्टरपंथी लड़ाकों ने दागा, लेकिन रॉकेट मिसफायर हो गया और गाजा में ही गिर गया। यही नहीं, इजराइल ने फिलिस्तीन के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें उसने दावा ये किया कि अस्पताल में 500 लोग मारे गए, क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक नक्शा दिखाया जिसमें लाल और सफेद रंग के जरिए 2 पॉइंट दिखाए गए और बताया कि लाल पॉइंट से रॉकेट को लॉन्च किया गया और सफेद पॉइंट पर रॉकेट गिरा और ये दोनों ही पॉइंट गाजा की सीमा के अंदर है। यानी इजराइल का इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
और यही बात साबित करने के लिए इजराइल ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी कर दी। इजराइल की फौज का दावा है कि ये ऑडियो क्लिप हमास के 2 आतंकियों के बीच हुई बातचीत की है। इजराइल की सेना ने उस अस्पताल पर हुए हमले के लिए चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार बताया। और इजराइल की सेना ने दावा किया कि उस अस्पताल पर हमले के बाद हमास के एक लड़ाके और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के एक लड़ाके के बीच बातचीत भी हुई, जिसकी इजराइल की सेना ने एक ऑडियो क्लिप भी जारी की। इजराइल ने दावा किया कि हमास जानता है कि वो मिसाइल पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की है और उनकी गलती से उस अस्पताल पर यह हमला हुआ, लेकिन वो इसका आरोप इजराइल पर डालकर दुनिया में इजराइल को दोषी बता रहा है। और इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद गाजा के अस्पताल पर रॉकेट गिरने के मामले में फिलिस्तीन के एक और कट्टरपंथी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की एंट्री हो गई, क्योंकि आरोप लगा कि हमास और इजराइल की जंग के बीच इस संगठन ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी। भारत में इजराइल के राजदूत ने तो इजराइल के पास इसके पुख्ते सबूत होने का भी दावा कर दिया और डंके की चोट पर बोल दिया कि अल अहली अस्पताल पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से बर्बाद हुआ, क्योंकि इजराइल के हमलों से हमास बौखला गया और बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में सक्रिय दूसरे कट्टरपंथी संगठनों को आगे आना पड़ा और इसीलिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हमास के साथ खड़ा हो गया। लेकिन इजराइल पर हमले की कोशिश फेल हो गई और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट ने फिलिस्तीन के लोगों की ही जान ले ली। भारत में इजराइल के राजदूत ने आरोप लगाया कि प्लान फेल होने के बाद फिलिस्तीन के कट्टरपंथी लड़ाकों के पास विक्टिम कार्ड खेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने अस्पताल पर रॉकेट अटैक के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया और जो देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वहां इजराइल के दूतावास के बाहर इकट्ठा होने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के आरोपों को खारिज किया और साफ कर दिया कि रॉकेट अटैक से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमास के बाद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ही है जो गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा सक्रिय है और इजराइल पर रॉकेट से हमले करता है। हालांकि इस जंग में पहली बार पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का नाम आया है और वो रॉकेट अटैक से अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इजराइल ने खुलकर कहा कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हमास का साथ दे रहा है, क्योंकि 1980 के आसपास बने इस संगठन पर इजराइल के खिलाफ हमास के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा, क्योंकि हमास की तरह ही ये संगठन भी वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन का कब्जा चाहता है। यही नहीं, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को ईरान से फंड मिलने का भी दावा किया गया। हालांकि कुछ मुद्दों पर पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास की राय अलग अलग है, लेकिन इजराइल की बात आते ही दोनों साथ आ जाते हैं, क्योंकि इस संगठन को भी गाजा पट्टी से इजराइल को निकालने के लिए बनाया गया था और अब तो इजराइल ने इसे हमास जंग में घसीट लिया है। इस बीच गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक पर अमेरिका भड़क गया। ये घटना ऐसे समय हुई जब बाइडेन इजराइल पहुंचने वाले थे और इसी बीच गाजा के एक अस्पताल में इतनी बड़ी तबाही हुई कि हाहाकार मच गया, जिस पर अमेरिका भड़क गया। बाइडेन ने खुद बयान दिया कि इस घटना की वजह से उन्हें गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ, क्योंकि जंग में बेगुनाह लोगों की जान गई। यही नहीं, अमेरिका ने इस मामले की अपने स्तर पर जांच करने का फैसला किया, क्योंकि अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक के मामले में इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसीलिए बाइडेन ने फैसला किया कि अमेरिका खुद पता लगाएगा कि अल अहली अस्पताल पर रॉकेट अटैक किसने किया और जंग के 11वें दिन वहां क्या हुआ। बाइडेन ने ट्वीट करके बताया कि इस बारे में उन्होंने जॉर्डन और इजराइल दोनों से बात की है, क्योंकि वो जंग में आम लोगों की मौत के सख्त खिलाफ है। और इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने ऐतिहासिक दौरे पर इजराइल पहुंच गए। अमेरिका इजराइल का जिगरी दोस्त है और हमास के साथ चल रही जंग में वो इसके साथ खड़ा है, लेकिन ये पहली बार है जब इजराइल का साथ निभाने के लिए कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जंग के दौरान खुद इजराइल पहुंचा हो। इसलिए जब अमेरिका ने इतनी दिलेरी दिखाई तो अपने सबसे गहरे और पुराने दोस्त देश के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जंग के बीच सारे काम छोड़कर खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। बाइडेन के प्लेन से उतरते ही पीएम नेतन्याहू उनके गले से लग गए। फिर इजराइल के राष्ट्रपति ने भी बाइडेन को गले से लगाकर उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसके बाद बाइडेन और नेतन्याहू ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर हमास से लेकर हिजबुल्लाह और ईरान को सीधा इशारा कर दिया कि अब उनकी खैर नहीं। इजराइल के 75 साल के इतिहास में यह उस पर अब तक का सबसे भयानक हमला है, इसलिए नेतन्याहू ने बाइडेन को जल्द से जल्द इजराइल आने का न्योता भेजा था और तस्वीर देखकर साफ लगा कि बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर उनका हौसला कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि इजराइल में बाइडेन ने पूरी दुनिया को यह तक बोल दिया कि इजराइल खुद की हिफाजत के लिए हमास पर हमले तो करेगा और करता भी रहेगा। लेकिन दुनिया भर के देश तब दंग रह गए जब बाइडेन ने ताल ठोककर यह भी दावा कर दिया कि एक रात पहले गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में इजराइल का हाथ ही नहीं है। जबकि गाजा शहर के अस्पताल पर हमला तब हुआ जब बाइडेन के कदम भी इजराइल पे नहीं पड़े थे। बाइडेन ने उस हमले पर दुख तो जताया, मगर कुछ कथित सबूतों का हवाला देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ही उनकी सरकार को क्लीन चिट भी दे दी। Based on what I've seen, it appears as though
It was done by the other team, not you. बाइडेन ने ये नहीं बताया कि उनके पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इजराइल को गुनहगार मानने से इनकार कर दिया, मगर उनके इस बयान पर नेतन्याहू सिर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आए, क्योंकि इजराइल दावा कर रहा है कि उसने गाजा के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक नहीं की, बल्कि चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों का ही एक रॉकेट अपने निशाने से भटक गया और गाजा के अस्पताल पर जा फटा। यानी बाइडेन ने इजराइल के दावे को मान लिया। लेकिन बाइडेन का इजराइल के लिए समर्थन यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को जायज ठहराने के लिए हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा क्रूर बता दिया, ताकि हमास के लिए पश्चिम एशिया के किसी भी मुस्लिम देश के मन में रत्ती भर भी हमदर्दी हो तो उसे खत्म किया जा सके। They committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. हमास को ISIS से भी ज्यादा खतरनाक बताकर बाइडेन ने इजराइल के हक में एक बेहद अहम दांव चल दिया। जिस तरह ISIS के खात्मे के लिए दुनिया के सभी देश एकजुट हुए थे, बाइडेन ने उसी तरह पूरी दुनिया को हमास के खिलाफ खड़ा करने की चाल चल दी। उधर बाइडेन ने हमास को ISIS से भी ज्यादा बर्बर बताया, तो इधर इजराइल के PM नेतन्याहू ने धर्म का कार्ड खेल दिया। उन्होंने हमास को हिटलर के नक्शे कदम पर चलने वाले नाजी कह दिया, वो नाजी जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदी लोगों का नरसंहार किया था। और बाद में वही अत्याचार यहूदियों के लिए इजराइल जैसा एक अलग देश बनने की वजह बना। नेतन्याहू ने साफ कहा कि हमास नाजी है जो यहूदियों से नफरत की वजह से इजराइल को मिटा देना चाहता है। Just as the civilized world united to defeat the Nazis, the civilized world must unite to defeat Hamas. हमास की तुलना नाजियों से करके नेतन्याहू ने इजराइल के लिए वैसी सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जैसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के लिए बनी थी। और बाइडेन के दौरे के बीच ही अमेरिका ने हमास के 10 लोगों पर बैन लगा दिया। बाइडेन उस वक्त इजराइल में ही मौजूद थे जब व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर हमास के लोगों पर बैन का ऐलान किया, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और उसके लड़ाकों ने इजराइल में जमकर नरसंहार किया, जिसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो गई जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसीलिए अमेरिका ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और हमास को आर्थिक मदद देने वाले 10 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। और हमास से जुड़े हुए सभी लोग गाजा, तुर्की, अल्जीरिया और सूडान से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने यह फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे के दौरान लिया, जिससे हमास के खिलाफ इसे अमेरिका के दोहरे एक्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से पहले इजराइल पर गाजा में एक स्कूल पर भी हमले का आरोप लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया कि इजराइल की एयर स्ट्राइक में उस स्कूल में मौजूद 6 लोगों की मौत हो गई और संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि उस स्कूल में 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी और यही वजह रही कि इजराइल ने उस स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस हमले से ये बात साफ हो गई कि गाजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची। वहीं इस हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें उस स्कूल की दीवारें मलबे के ढेर में तब्दील नजर आई और कई जगह बच्चों के खिलौने और खून के धब्बे भी बिखरे दिखाई दिए। और गाजा में अस्पताल पर हुए हमले से बौखलाए ईरान ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने की धमकी दे दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल से 2 टूक कह दिया कि इस हमले के बाद उसका सब्र खत्म हो गया है और अगर इजराइल इसके बाद भी नहीं रुका और उसने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं रोकी तो फिर ईरान को जंग में उतरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मतलब ईरान ने इजराइल को सीधी और खुली धमकी दे दी कि वो किसी भी सूरत में गाजा पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 11 दिन से जारी इस जंग में गाजा पट्टी पर यह सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। लेकिन इस जंग में हमास न तो हार मानने को तैयार है और इजराइल न तो पीछे हटने को राजी। इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ ये जंग भीषण और भयावह होती जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि अगर इजराइल ने अपना सैन्य अभियान नहीं रोका तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद न सिर्फ ईरान बल्कि तमाम अरब और मुस्लिम देश बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाला ईरान इजराइल के खिलाफ कभी भी जंग का बिगुल बजा सकता है, जिससे इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी मुसीबत बढ़ जाएगी। इसी वजह से ईरान इजराइल पर न सिर्फ भड़का हुआ है बल्कि वो उसे लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का भी डर दिखा रहा है, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर ये चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोल दिया तो इजराइल में जलजला आ जाएगा और वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना इजराइल के बूते के बाहर होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक ऐसा चरमपंथी संगठन है जिसकी ताकत हमास से कई गुना ज्यादा है। या ये कहें कि हिजबुल्लाह के पास किसी देश की तरह ही अपनी एक सेना और घातक हथियारों का जखीरा है। उसके पास लाखों की संख्या में मिसाइलें और रॉकेट के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मनों पर आसमान से हमले के लिए ताकतवर ड्रोन भी मौजूद है। और इसीलिए ईरान इजराइल को बार बार ये धमकी दे रहा है कि वो हमास पर हमला करना बंद करे, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आसपास के कई मुल्कों में भी फैल जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान की सीमा के साथ साथ इजराइल पर सीरिया और जॉर्डन से भी हमले शुरू कर देगा। मतलब इजराइल को एक नहीं बल्कि 4 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है, जिससे निपटने में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन ईरान की यह धमकी तब सच साबित हो गई जब लेबनान की सीमा पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया। इजराइल का आरोप है कि मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाके सीमा पर लगी बाड़ में विस्फोटक लगा रहे थे, जिसका पता चलते ही इजराइल की सेना ने उन पर अपने ताकतवर टैंकों का मुंह खोल दिया और फिर एक के बाद एक लेबनान की सीमा में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई गोले दागे गए, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। हिजबुल्लाह पर की गई कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया, उसमें इजराइल के कई टैंक ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए, जबकि कुछ टैंक बॉर्डर के पास गश्त करते दिखाई दिए। और इजराइल की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह को जवाब देने के लिए इजराइल ने वहां पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि वो ये जानता है कि हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ वहां ताकतवर हथियार भी तैनात कर दिए। कुछ रोज पहले भी हिजबुल्लाह की तरफ से की गई गोलीबारी के जवाब में इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से उसके ठिकानों को निशाना बनाया था। और इजराइल की टेंशन इसलिए भी बढ़ी क्योंकि लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के टैंक को उड़ाने का दावा कर दिया। हमास के हमले के बाद गाजा पर इजराइल के एक्शन से लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह भड़का हुआ है और वो इजराइल के उत्तर से हमले की चेतावनी दे चुका है। और इसी वजह से इजराइल पर गाजा के बाद उत्तरी छोर से हिजबुल्लाह के हमले का भी खतरा मंडराने लगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने लेबनान की सीमा पर एक इजरायली टैंक को निशाना बनाया। उसने दावा किया कि सीधे हमले में उसने इजराइल के उस टैंक को तबाह कर दिया, जिसमें उस पर सवार इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई। 2006 के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। हमास के हमले के बाद गाजा पर इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसका चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह विरोध कर रहा है और हमले न रोकने पर इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद से लेबनान की सीमा पर तनाव बढ़ गया। इसी वजह से हमास से लड़ने में लगे इजराइल ने अपने उत्तर में भी जंग लड़ने के लिए कमर कस ली। उसने अपने पड़ोसी देश लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए अपने बॉर्डर पर 5 किलोमीटर के इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया। जबकि पहले इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर से लगने वाले अपने 2 किलोमीटर के इलाके से लोगों को निकालना शुरू किया था, मगर न ईरान और हिजबुल्लाह की धमकियां थमने का नाम ले रही हैं और न हिजबुल्लाह के हमले। लेबनान के दक्षिण में इजराइल है और लेबनान के इसी दक्षिणी हिस्से में ईरान के दोस्त हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जो पिछले हफ्ते से रह रहकर इजराइल के उत्तरी हिस्से पर रॉकेट और मिसाइल दागने में लगा है। इसलिए इजराइल ने फैसला लिया कि अब वो लेबनान की सीमा से लगने वाले अपने 2 किलोमीटर नहीं बल्कि 5 किलोमीटर के हिस्से में बसे इलाके को खाली करवाएगा। मतलब इजराइल ने हिजबुल्लाह से निपटने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की आहट तब सुनाई देने लगी जब लेबनान के इस चरमपंथी संगठन ने सुपर पावर अमेरिका को ही सीधे सीधे ललकार दिया। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को सीधी धमकी दी कि अगर उसने जंग में दखल दिया तो वो पश्चिम एशिया में मौजूद उसके ठिकानों पर हमला कर देगा। यानी लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह हमास के लिए अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अपने बयान में हिजबुल्लाह ने अमेरिका को 2 टूक कह दिया कि वो हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से दूर रहे और अगर वो इस जंग में कूदा तो उसके लड़ाके पश्चिम एशिया में मौजूद उसके ठिकानों पर हमले कर देंगे। हिजबुल्लाह ने अमेरिका को ये भी धमकी दी थी कि वो फिलिस्तीन को यूक्रेन समझने की गलती न करे, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन को पिछले 2 साल से हथियारों की सप्लाई कर जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है और वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन की जंग को भड़काए रखना चाहता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिजबुल्लाह अमेरिका को हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से दूर रहने की धमकी दे रहा है, क्योंकि खबर है कि अमेरिका इजराइल की मदद के लिए जंग में अपने सैनिक उतारने की तैयारी में है। इसीलिए अमेरिका ने हिजबुल्लाह की धमकी और लेबनान में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद वहां रहने वाले अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले कर्मचारियों की जान पर बनाई, क्योंकि माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर मिसाइल अटैक के बाद हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इस हमले के बाद उसने अमेरिका और इजराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हमले में मारे गए 500 से ज्यादा लोगों का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। और माना जा रहा है कि उसके इसी बयान के बाद लेबनान में अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया और इसी वजह से अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। यहाँ तक कि उसने दूतावास में मौजूद गैर जरूरी कर्मचारियों को फौरन लेबनान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। और तो और हिजबुल्लाह की धमकी की वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की भी सलाह दी, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। ये दोनों पश्चिम एशिया में 2 ताकतवर चरमपंथी संगठन हैं जो फिलिस्तीन के लिए इजराइल से जंग लड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने इन्हें आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।
लेकिन हिजबुल्लाह और हमास का मकसद एक ही है और वो है इजराइल का विनाश। लेकिन दोनों संगठनों की जमीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। हमास एक सुन्नी चरमपंथी संगठन है जबकि हिजबुल्लाह शिया संगठन। लेकिन 1982 में वजूद में आए हिजबुल्लाह को हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की ताकत रखती हैं। उसके हथियारों के जखीरे में आधुनिक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी मौजूद हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो फिर इजराइल को इससे निपटने में नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। और अगर इजराइल पर संकट बन रहा है तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान का साथ पाकर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए हमास से भी बड़ा खतरा बन गया, जिससे पार पाने में इजराइल को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ सकती है। क्योंकि ईरान ने जिस हिजबुल्लाह को पाला पोसा वो सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि इजराइल की सीमा से लगे बाकी देशों में भी एक्टिव है। सीरिया और जॉर्डन में भी इसके कई ठिकाने हैं जहां से वो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है। उस पर दशकों से इस चरमपंथी संगठन को फंड और घातक हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है। क्योंकि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो इजराइल को किसी भी कीमत पर मिटा देना चाहता है। इसीलिए ईरान इजराइल के खिलाफ चरमपंथी संगठनों को मजबूत करने में जुटा है। हमास और हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने के पीछे भी ईरान का यही मकसद है, क्योंकि ये दोनों संगठन इजराइल के पड़ोस में हैं और दोनों फिलिस्तीन के लिए इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए यह दावा किया कि अगर जंग में ईरान कूदा तो फिर पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने के बाद उसे रोकने के लिए अमेरिका भी जंग में शामिल हो जाएगा। और उसने पहले ही इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में अपने 3 ताकतवर युद्धपोत तैनात कर रखे हैं ताकि ईरान को जंग में उतरने से रोका जा सके। लेकिन ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि अगर ईरान जंग में कूदा तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि ईरान के जंग में शामिल होते ही पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश जंग में उतर जाएंगे, जिन्हें टक्कर देने के लिए ईरान का साथ देने के लिए रूस और चीन भी जंग का बिगुल बजा देंगे। और तो और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम और अरब देश भी इजराइल पर टूट पड़ेंगे। मतलब ईरान के युद्ध में उतरते ही पूरी दुनिया जंग के मैदान में बदल सकती है, क्योंकि ईरान बार बार ये संकेत दे रहा है कि अगर गाजा में इजराइल की बमबारी बंद नहीं हुई तो वो जंग में उतरने से पीछे नहीं रहेगा। और गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद तो ईरान ने अपनी एक मस्जिद पर काला झंडा लगा दिया और गाजा में हुई 500 लोगों की मौत के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और इजराइल की सेना पर गाजा में अत्याचार का आरोप लगाया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान ने बिना मुहर्रम के अपनी इमाम रजा मस्जिद पर काला झंडा फहराया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में हजारों लोगों की मौत हो गई और एक रोज पहले गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ उसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई। इस हमले के लिए हमास ने इजराइल की सेना पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि इजराइल की सेना ने उल्टे हमास पर ही अस्पताल में हमले करने का आरोप मढ़ दिया। अस्पताल पर हुए हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल पर बुरी तरह भड़क गए और ईरान ने तो मस्जिद पर काला झंडा लगा दिया। लेकिन जैसे ही ईरान ने अपनी मस्जिद पर काला झंडा लगाया, दुनिया भर में इस बात का डर फैल गया कि ईरान भी जंग में कूदने वाला है, क्योंकि ईरान पिछले कई दिनों से चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो वो जंग छेड़ देगा। लेकिन सच्चाई है कि ईरान का काला झंडा जंग का नहीं बल्कि शोक का प्रतीक है, क्योंकि ईरान को जब भी जंग का ऐलान करना होता है वो काले झंडे नहीं लगाता बल्कि वो ईरान के कोम शहर की ऐतिहासिक जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहराता है। और तब ईरान किसी भी देश के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। माना जाता है कि इस लाल रंग का मतलब ईरान के अपनों का खून होता है, जिसका बदला लेने के लिए वो लाल झंडे फहराता है। और इस बार ईरान ने लाल नहीं बल्कि काले झंडे फहराए हैं, जिनके जरिए ईरान ने गाजा में हुई 500 लोगों की मौत पर शोक जताया और फिलिस्तीनियों का खुलकर समर्थन किया। इस बीच इजराइल की सेना ने हमास के 2 और बड़े कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल के अखबार ने द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा सिटी पर एयर स्ट्राइक करके इजराइल की सेना ने हमास के दोनों कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया और वहां भयानक तबाही मचा दी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना ने जिन 2 कमांडरों को खत्म करने का दावा किया उनके नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और अकरम हिजाजी बताए गए। इनमें मोहम्मद अब्दुल्ला हमास की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ब्रिगेड का कमांडर था, जबकि अकरम हिजाजी हमास के नौसैनिक बल का टॉप कमांडर था। और इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद वो गाजा सिटी में छिपकर रह रहा था। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना ने पूरी प्लानिंग के तहत गाजा सिटी पर एक झटके में 12 से ज्यादा इमारतों पर बमों की बारिश कर दी, जिससे वहां छिपे हमास के लड़ाकों और टॉप कमांडरों को भागने का मौका ही नहीं मिल सका और सभी मारे गए।
जिसका मतलब यह कि गाजा पर बारूद की बारिश करके इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि चुन चुनकर उसके कमांडरों को भी वो ठिकाने लगा रही है। बीते 12 दिन में इजराइल ने हमास के कई बड़े कमांडरों को एयर स्ट्राइक करके मार गिराया है। और ये सिलसिला हर बदलते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। एक रोज पहले इजराइल की सेना ने जबरदस्त हवाई हमला करके ऐमान नौफल नाम के हमास के कमांडर को ढेर करने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक ऐमान नौफल हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद दईफ का करीबी था। वो हमास की उस यूनिट का कमांडर था जो नए लड़ाकों की भर्ती करती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 12 दिनों में हमास के 8 कमांडरों और नेताओं को इजराइल की सेना ठिकाने लगा चुकी है। इनमें उसामा मजीनी, ऐमान यूनिस, ऐमान नौफल, मुराद अबू मुराद, बिलाल अल कद्र, अली कादी, मोहम्मद अब्दुल्ला और अकरम हिजाजी के नाम शामिल हैं। ये सभी लंबे वक्त से इजराइल की सेना के निशाने पर थे। और इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के कमांडरों की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें हमास के वो नेता और कमांडर शामिल किए गए जो दशकों से इजराइल की नाक में दम किए हुए हैं और इजराइल को नक्शे से मिटाने का सपना देख रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर हमास के कमांडरों और नेताओं की एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जिनके खात्मे के बाद हमास का नामो निशान मिट जाएगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सेना ने इसी लिस्ट के आधार पर 12 दिनों में चुन चुनकर हमास के कमांडरों का खात्मा किया है। लेकिन मोसाद और इजराइल की सेना को तलाश हमास कमांडर मोहम्मद दईफ की है, क्योंकि उसी को 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए भीषण हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक गाजा की धरती से हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, इजराइल की सेना लौटेगी नहीं। क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके उसे वो जख्म दिया है जो इतिहास में पहले कभी नहीं दिया था। इसलिए इजराइल की सेना हमास के कमांडरों और नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगा रही है। लेकिन इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के जिस नेता की तलाश है उसका नाम यहया सिनवार है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भयानक हमले के बाद करीब 2 हफ्तों से वो इजराइल के रडार से बाहर है। हालांकि इजराइल की सेना के साथ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के टॉप एजेंट यहया सिनवार की तलाश में दिन रात जुटे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक यहया सिनवार के इशारे पर ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया गया था। मोसाद को शक है कि हमास नेता यहया सिनवार गाजा में बनी सुरंगों में छिपकर बैठा है और किसी से मुलाकात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मोसाद के एजेंटों को उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि जिस तरह हमास के दूसरे बड़े नेताओं और कमांडरों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है, जल्द ही यहया सिनवार को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। क्योंकि हमास के टॉप कमांडर यहया सिनवार को इजराइल की सेना अपना सबसे बड़ा दुश्मन और कसाई मानती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हिट लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उसने गाजा की सुरंगों में छिपकर इजराइल को इतने गहरे घाव दिए कि दुनिया दहल गई। जिसके बाद इजराइल ने यहया सिनवार को बुराई का चेहरा बताते हुए उसे खत्म करने की कसम खाई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यहया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही वो हमास से जुड़ गया और 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया। वो करीब 28 साल तक इजराइल की जेल में बंद था, लेकिन 2011 में हमास ने इजराइल की सेना के एक सैनिक के बदले उसे रिहा करा लिया। और रिहाई के बाद से ही यहया सिनवार ने इजराइल को मिटाने की कसम खा ली। 2015 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने यहया सिनवार को आतंकवादी घोषित कर दिया था। क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई कहती है। इजराइल की सेना का मानना है कि यहया सिनवार खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन जितना ही खतरनाक है। इस बीच इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के नेता इस्माइल हनिया के घर पर एयर स्ट्राइक का दावा किया। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस्माइल हनिया के घर पर हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई और वो सभी हमास नेता इस्माइल हनिया के परिवार के सदस्य बताए गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस हवाई हमले में इस्माइल हनिया के बड़े भाई और भाई के बेटे और उसके परिवार के दूसरे सदस्यों की मौत हो गई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक इस्माइल हनिया 2019 से ही कतर में रह रहा है और वहीं रहकर इजराइल के खिलाफ साजिश रचता है। मतलब ये कि इजराइल से अपनी जान बचाने के लिए वो खुद तो कतर में था, लेकिन उसके परिवार के सदस्य गाजा में ही रहते थे, जो इजराइल की सेना के निशाने पर आ गए। आरोप है कि हमास का नेता इस्माइल हनिया उन लोगों में शामिल है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाने वाले हमले की साजिश रची थी। और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों और कई कमांडरों की मौत के बाद हमास को बड़ा झटका लगा। खबर है कि इन झटकों से परेशान हमास ने ईरान से मदद मांगी है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने दावा किया कि ईरान की मदद से ही वो इजराइल के हमलों को रोक सकता है। हमास और ईरान दोनों का दुश्मन इजराइल है और दोनों ही इजराइल को खत्म करना चाहते हैं।
और इसलिए हमास ने ईरान से मदद मांगी, क्योंकि इजराइल के 1 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा को घेरे हुए हैं और इजराइल की सेना गाजा पर कभी भी धावा बोल सकती है। यही नहीं, इजराइल ने गाजा का दाना पानी भी बंद कर दिया, जिसे देखते हुए हमास ने ईरान के साथ लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से भी मदद की गुहार लगाई। हिजबुल्लाह लेबनान का ही शिया मुस्लिम चरमपंथी संगठन है जिसे ईरान का पूरा समर्थन है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास ने दावा किया कि ईरान ने इस जंग में उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन हमास अब चाहता है कि ईरान उसकी मदद करे ताकि वो इजराइल की सेना से निपट सके। इधर ईरान ने इजराइल पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम देशों से मदद मांगी। ईरान ने मुस्लिम देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इजराइल ने ईरान पर उसके खिलाफ जंग छेड़ने वाले हमास को आर्थिक मदद और हथियार देने के आरोप लगाए हैं। यानी हमास के हमलों से इजराइल में हुई बर्बादी के तार किसी न किसी तरह ईरान से जोड़ दिए गए। लेकिन इसी बीच ईरान ने इजराइल को आर्थिक चोट पहुंचाने की भी तैयारी कर ली। ईरान के विदेश मंत्री ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से इजराइल पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। इससे पहले OIC ने फिलिस्तीन और इजराइल विवाद को लेकर सऊदी अरब के जेद्दा में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने मुस्लिम देशों से अपील की कि वो इजराइल के साथ फौरन अपने राजनयिक संबंध तोड़ दें और इजराइल के राजनयिकों को भी देश से बाहर निकाल दें। और इसके अलावा ईरान ने मुस्लिम देशों से इजराइल को होने वाले तेल के निर्यात पर भी रोक लगाने की मांग कर दी। दावा किया गया कि अगर मुस्लिम देशों ने ईरान की ये बात मान ली तो इजराइल की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ऐसे में अगर OIC ने ईरान की बात मान ली तो इजराइल को न सिर्फ तेल की कमी हो सकती है बल्कि वहां तेल की कीमतें भी आसमान पर जा सकती हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने OIC की बैठक में मुस्लिम देशों पर दबाव बनाया कि वो उन परियोजनाओं पर तुरंत रोक लगा दें जिनमें इजराइल उनके साथ है, ताकि इजराइल को अलग थलग करने के साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी दिखने लगी। बाइडेन ने तो इजराइल पहुंचकर दिखा दिया कि वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन इजराइल के विरोधी देश भी एकजुट होते दिखने लगे। बाइडेन के दौरे से ठीक पहले गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के कारण मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए। यहां तक कि जॉर्डन और फिलिस्तीन जैसे देशों ने भी बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके लिए वो जॉर्डन जाने वाले थे। लेकिन अस्पताल पर हुए हमले के बाद मुस्लिम देशों के निशाने पर इजराइल के साथ अमेरिका भी आ गया। बाइडेन अपने इजराइल के दौरे के बाद जॉर्डन जाने वाले थे, जहां जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ शिखर वार्ता रखी गई थी। लेकिन जॉर्डन ने अस्पताल पर हुए हमले के बाद बैठक रद्द करने का फैसला कर लिया। जॉर्डन के एक तरफा फैसले ने अमेरिका को चौंका कर रख दिया। अमेरिका को साफ संकेत मिल गया कि इस हमले के बावजूद बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर मुस्लिम देशों को नाराज कर दिया, वो भी तब जब अमेरिका पिछले 10 दिन से पश्चिम एशिया के तमाम देशों को साधने की कोशिश में लगा है। इस काम के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन भी पश्चिम एशिया का दौरा कर चुके हैं। और 7 अक्टूबर के बाद से ही अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने और बड़ी ताकतों को साधने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक उसकी ये कोशिश पूरी तरह नाकाम ही रही है, जिसमें सबसे बड़ा झटका तो उसे सऊदी अरब ने दिया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन ब्लिंकन के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐसा बर्ताव किया जैसे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। खबर है कि एंथनी ब्लिंकन को क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए पूरे 24 घंटे का इंतजार करना पड़ा। सऊदी अरब पश्चिम एशिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में एक होने के अलावा सुन्नी मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है, यानी सऊदी अरब की नाराजगी से अमेरिका को बड़ा झटका लगा। और इससे भी बड़ी टेंशन अमेरिका के लिए सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती है, जिसके पीछे चीन है। दोनों देशों के बीच दोस्ती करवाकर चीन पश्चिम एशिया में अमेरिका को बड़ा झटका दे चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका पहले से बैकफुट पर है। ईरान एक शिया मुस्लिम मुल्क है और सऊदी अरब एक सुन्नी मुस्लिम मुल्क है। दोनों के बीच की दुश्मनी पश्चिम एशिया में अमेरिका की मौजूदगी की बहुत बड़ी वजह थी। सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत थी। सऊदी अरब और UAE में अमेरिका की फौज ने अपने कई बड़े अड्डे तक बनाए थे। और जैसे ही सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हुई, अमेरिका की तो जरूरत ही खत्म हो गई। ऊपर से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी सऊदी अरब ने अमेरिका को झटके देना शुरू कर दिया, यानी अमेरिका को कूटनीतिक झटका भी लगा और आर्थिक झटका भी लगा। और वो भी ऐसे वक्त पर जब उसे पुराने और पक्के सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका को इजराइल और हमास की जंग की वजह से झटका नहीं लगा, बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान ही पश्चिम एशिया की बिसात बिछ गई थी, जिसमें रूस और ईरान की दोस्ती ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया था। ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई रूस को की, तो सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने में रूस की मदद की। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन OPEC प्लस में सऊदी अरब और रूस का तगड़ा दबदबा है। दोनों की इस जुगलबंदी ने अमेरिका को पिछले 1.5 साल में कई आर्थिक झटके दिए। मतलब ये कि पश्चिम एशिया की 2 बड़ी ताकतें सऊदी अरब और ईरान अमेरिका को झटका देते हुए रूस के साथ दोस्ती निभाने लगी।
यूक्रेन जंग में जिस वक्त अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस को घेरने में लगे थे, उसी वक्त सऊदी अरब और ईरान रूस की ताकत बने रहे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब सऊदी अरब और ईरान के बीच की दूरियों को चीन ने मिटा दिया। लेकिन अमेरिका के खिलाफ बन रहा ये गठजोड़ तब पूरा हुआ जब इसमें चीन और उत्तर कोरिया भी जुड़ गए। दक्षिण कोरिया की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ था, और वही उत्तर कोरिया रूस को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पिछले महीने ही रूस के दौरे पर गए थे, जहां दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए थे। उत्तर कोरिया और रूस के रिश्तों के साथ ये तय हो गया कि अमेरिका के खिलाफ रूस के गठजोड़ में रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और उत्तर कोरिया के अलावा पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देश शामिल हैं। इन देशों के पास न तो हथियारों की कमी है और न ही आर्थिक रूप से ये शक्तियां कमजोर हैं। सऊदी अरब और ईरान के पास कच्चे तेल का भंडार है, तो रूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया के पास खतरनाक हथियारों का भंडार है। यही वजह है कि अमेरिका पश्चिम एशिया को साधने में अपना पूरा दम लगाता दिख रहा है। और इसीलिए हमास की मिसाइलों की परवाह न करते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन खुद इजरायल पहुंच गए। सबसे बड़ी बात यह कि जब दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है तो अमेरिका अपने किसी भी दोस्त को छिटकने नहीं देना चाहता। इसीलिए इजरायल का साथ निभाने के लिए खुद बाइडेन इजरायल के दौरे पर पहुंच गए। मौजूदा हालात में इजरायल पश्चिम एशिया में अमेरिका का अकेला बड़ा सहयोगी दिख रहा है। हालांकि ब्रिटेन और यूरोप के देश भी अमेरिका के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसके अलावा चीन, रूस और उत्तर कोरिया के पड़ोस में बसा जापान भी अमेरिका का सहयोगी है। दक्षिण कोरिया और जापान भी अमेरिका के पक्के सहयोगी माने जाते हैं। मतलब ये कि अगर नौबत जंग की आई तो ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ खड़े दिख सकते हैं। उधर चीन के दौरे पर गए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इजरायल और हमास जंग पर बातचीत की। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन ने शी के साथ गाजा के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और चीन को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की, क्योंकि पश्चिम एशिया में चीन का काफी दखल रहा है। चीन भी वहां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। हालांकि इजरायल और हमास जंग को लेकर चीन की ओर से अब तक नपे तुले बयान आए हैं। चीन ने जंग के दौरान बेकसूर लोगों की मौत पर दुख तो जताया, लेकिन वो हमास का नाम लेने से भी बचता दिखाई दिया। इस बीच चीन के दौरे पर गए पुतिन ने शी जिनपिंग को अपने साथ लाने की कोशिश की ताकि इजरायल और हमास जंग को रोका जा सके। इस बीच गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को युद्ध अपराध बताते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जंग में मध्यस्थता की पेशकश कर दी। हालांकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 रोज पहले भी पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री को फोन कर युद्ध खत्म करने की अपील की थी। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन के मध्यस्थता वाले ऑफर को ठुकरा दिया था और दो टूक कह दिया कि इजरायल की सेना हमास के खात्मे के बाद ही गाजा से कदम पीछे खींचेगी। हालांकि इजरायल के इनकार के बावजूद पुतिन ने एक बार फिर हमास और इजरायल जंग में मध्यस्थता की पेशकश कर दी। पुतिन ने गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को खौफनाक बताया और दोनों पक्षों से जंग रोकने के लिए बातचीत करने की अपील की। लेकिन गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के बाद फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले कई मुस्लिम देश इजरायल पर भड़क गए। दावा किया गया कि सबने मिलकर एक सुर में इजरायल की सेना पर जंग के नियमों को तोड़ने और बेकसूर लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इजरायल की कार्रवाई को युद्ध अपराध करार दिया, क्योंकि युद्ध में इस तरह के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसा करने वाले देश के आरोपी नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है और जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा देती है। हालांकि युद्ध अपराध के आरोपों के बावजूद आईसीसी इजरायल के किसी भी नेता या अधिकारी पर केस नहीं चला सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है और न ही उसे मान्यता देता है, यानी आईसीसी चाहकर भी इजरायल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि हमास से जंग के बीच ये पहला मौका नहीं है जब इजरायल पर जंग के नियमों को तोड़ने के आरोप लगे। इससे पहले इजरायल की सेना पर उत्तरी गाजा में एयर स्ट्राइक के दौरान फास्फोरस बम फोड़ने के आरोप लगे थे, जबकि इस बम पर 1980 में ही सीमित प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जिनके तहत तय किया गया था कि अगर फास्फोरस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में हुआ तो इसे केमिकल अटैक माना जाएगा और उस देश के खिलाफ वॉर क्राइम के तहत कार्रवाई हो सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में लाखों लोगों की मौत के बाद जंग को लेकर कई नियम बनाए गए थे, जिनका उल्लंघन करना युद्ध अपराध माना जाता है। इन नियमों के मुताबिक युद्ध के दौरान नागरिकों, घायलों और कैदियों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। लोगों की हत्या करना या उन्हें बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इसके साथ ही रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस पर भी युद्ध अपराध के आरोप लगे थे, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। हालांकि रूस ने युद्ध अपराध के आरोपों को खारिज कर दिया था और आईसीसी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूरोप के देश हॉलैंड में मौजूद है और दुनिया भर के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जो उसके लिए फैसलों को मानते हैं। आईसीसी के पास आरोपी देश के खिलाफ मुकदमा चलाने और पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश देने की ताकत है। इसके अलावा नियम तोड़ने वाले देशों पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के दावे से अलग ब्रिटेन ने जांच के बाद ही गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के पीछे का सच बताने की बात कह दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बयान भी जारी किया और बताया कि गाजा में अस्पताल पर हुए भीषण हमले के बारे में कोई भी फैसला लेना जल्दबाजी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मुताबिक वहां की खुफिया एजेंसियां गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के पीछे का सच जानने के लिए सबूत इकट्ठा करेंगी, ताकि इसका पता लगाया जा सके कि हमले के पीछे किसका हाथ था। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इजरायल ने दावा किया कि यह हमला उसने नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने किया और इजरायल के इस दावे का अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी समर्थन कर दिया। उधर इजरायल की सुरक्षा एजेंसी के बाद सेना के खुफिया विभाग ने हमास के हमलों के दौरान सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने ये माना कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले को लेकर लोगों को ठीक से चेतावनी देने में सेना के खुफिया विभाग नाकाम रहा, जिसकी वजह से इजरायल में घुसकर हमास के लड़ाकों ने लोगों को मौत के घाट उतारा और इस हमले में हमास ने 1300 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल के सैन्य खुफिया प्रमुख ने हमास के हमलों को रोकने में फेल होने की जिम्मेदारी ली। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया है कि सेना की चूक की वजह से हमास के लड़ाके इजरायल के अंदर घुस है। कुछ दिन पहले इजरायल की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख ने खुद ही सामने आकर अपनी गलती मानी थी। 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद इजरायल के 2 बड़े अधिकारी हमले की जिम्मेदारी ले चुके हैं। इस बीच इजरायल में हुए हमास के हमले के बाद का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे इजरायल समेत पूरी दुनिया दंग रह गई। न्यूज़ 18 की टीम इजरायल और गाजा बॉर्डर के करीब किबुत्ज बेरी इलाके में पहुंची, जहां 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने भीषण हमले करके उसे खंडहर में तब्दील कर दिया था और 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमास ने कुछ लोगों को तो जलाकर मार डाला। यही नहीं, इजरायल के उस इलाके में हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ बमबारी कर कई घरों को तबाह कर दिया। इस हमले में उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उनकी भी हत्या कर दी। बच्चे, पिता, माता या जो भी परिवार के सदस्य थे उनको यहाँ से जलाकर मारा गया है। इजरायल के किबुत्ज बेरी इलाके से एक और वीडियो सामने आया जहां बमों से कई घरों को तबाह कर दिया गया। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने पहले उस इलाके को चारों तरफ से घेरा और फिर ग्रेनेड से हमला किया, जिसकी वजह से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। इजरायल का किबुत्ज बेरी इलाका गाजा बॉर्डर के करीब है और वहां करीब 1200 लोग रहते थे, लेकिन हमास के हमले के बाद पूरे इलाके को सेना ने खाली करा दिया। इधर हमास और हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजरायल ने हमले की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें इजरायल की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाती नजर आई। और इसके साथ ही इजरायल की सेना लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करती दिखी और शक्तिशाली हथियारों के जरिए भी सैनिक दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने की तैयारी करते दिखाई दी। बताया गया कि हमास और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से छिड़ी जंग के बीच इजरायल की सेना ने अपनी तैयारियों को परखा, जिसके लिए इजरायल के दक्षिणी इलाके में खतरनाक टैंकों को तैनात किया गया और उनसे सटीक निशाना लगाने के लिए सैनिकों ने अभ्यास किया, जिसके बाद इजरायल की सेना की ओर से इस अभ्यास का वीडियो भी जारी किया गया। उधर इजरायल में हमास की तरफ से दागी गई एक मिसाइल से वहां के रिशॉन लिजियान शहर में दहशत मच गई, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और वहां मौजूद कुछ लोग एक इमारत के नीचे इकट्ठा हो गए। इस दौरान पूरा रिशॉन लिजियान शहर सायरन की आवाज से गूंज उठा। हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें शहर की तरफ एक साथ 2 मिसाइलें आती नजर आईं, लेकिन हमास की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने वक्त रहते ढूंढ निकाला और टारगेट पर हिट करने से पहले ही उन्हें हवा में तबाह कर दिया। आयरन डोम दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है, जो रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन गिराने में सक्षम और 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। हमास के हमलों को लेकर इजरायल की सेना पूरी तरह अलर्ट है और उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने में जुटी है। इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के एक बैंक को बम गिराकर धराशायी कर दिया। इजरायल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके लड़ाकू विमान एक बड़ी इमारत को निशाना बनाते दिखाई दिए। इजरायल के मुताबिक उसके फाइटर जेट ने हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उनके निशाने पर गाजा का एक बैंक था। इजरायल के मुताबिक उस बैंक के जरिए हमास के संगठन को फंड मुहैया कराया जाता था और जैसे ही इजरायल के लड़ाकू विमान उस बैंक के ऊपर पहुंचे, उन्होंने उस पर बम गिरा दिया। बम के गिरते ही वो इमारत एक तेज धमाके के साथ ढह गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। न्यू फैन, यू नो इट्स वेरी पावरफुल। चारों ओर हवा पहुंचाएगा। अच्छा, नहाने के बाद सब साथ में सूखेंगे ना। Finolex Boomerang Ceiling Fans with stylish new age designer blades. No stress, Finolex. लेबनान में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। हमले से नाराज लोगों की भीड़ ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास का घेराव कर दिया। गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है और अमेरिका इस जंग में हमास के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है। और इसीलिए लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक दूतावास के गेट पर चढ़े दिखाई दिए, जिन्हें रोकने के लिए वहां की पुलिस लगातार उन पर पानी की बौछार करती दिखाई दी। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। और गाजा के अस्पताल पर हमले के तुरंत बाद बेरूत में गुस्साए लोगों ने अमेरिका के दूतावास को घेर लिया। रात के अंधेरे में ही अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जो 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने से बुरी तरह भड़के हुए थे और उन्होंने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और हमले से भड़के लेबनान के लोगों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसके लिए वो दूतावास की दीवार पर लगी कांटेदार तारों पर चढ़ गया, जबकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों को जब वहां की पुलिस रोकने पहुंची तो वो पुलिस से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी वो लोग सड़कों पर डटे रहे, इसलिए उन्हें दूतावास से दूर हटाने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार भी करनी पड़ी। लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और बाइडेन के इजराइल में कदम रखने से कुछ घंटे पहले ही गाजा में अस्पताल पर रॉकेट से अटैक हो गया। उसके बाद ये हुआ, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया। आरोप लगा कि हमला इजराइल की सेना ने किया, क्योंकि हमास के हमले के बाद कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब इजराइल ने गाजा पर मिसाइलें न बरसाई हों। और इसीलिए अस्पताल पर हुए मिसाइल अटैक का आरोप भी इजराइल पर ही लगा। जो तस्वीरें आई उनमें पूरा का पूरा अस्पताल धू-धू कर जलता दिखा और सायरन की आवाज सुनाई दी। इजराइल पर आरोप लगा कि उसने गाजा पर जो मिसाइलें दागी उन्हीं में एक अल अहली अस्पताल पर गिर गई, जिसके बाद अस्पताल में आग लग गई और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के झुलसने का दावा किया गया। क्योंकि जंग के 12वें दिन भी इजराइल से दागी जाने वाली मिसाइलें कम नहीं हुई और गाजा के अलग अलग हिस्सों में धमाके होने और काला धुआं उठने का सिलसिला जारी रहा। और इसी बीच गाजा का अल अहली अस्पताल भी दहल उठा, जिसके बाद वहां डरावने हालात हो गए, जिससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसे अफरा तफरी के दौरान अस्पताल में मौजूद एक महिला ने बनाया, जिसमें अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अस्पताल के अंदर रखा सामान यहाँ वहाँ बिखरा दिखा। वीडियो जिस महिला ने बनाया वो मिसाइल अटैक के बाद बाहर भाग रही थी, लेकिन वो आग की लपटों के बीच फंस गई और चीखने लगी। मिसाइल अटैक के बाद अस्पताल में हुई बर्बादी की कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें अस्पताल के बाहर पूरी तरह जल चुकी गाड़ियां खड़ी नजर आईं। तो वहीं हमले में घायल हुए लोगों का बुरा हाल नजर आया। जिनके अपने इस हमले में घायल हुए वो बदहवास यहाँ वहाँ दौड़ते दिखे।
क्योंकि अल अहली अस्पताल में उनके इलाज के लिए कुछ बचा ही नहीं और आनंद फानन में उन्हें गाजा के दूसरे अस्पतालों में भेजा जाने लगा। क्योंकि अल अहली अस्पताल गाजा के जिस इलाके में है वो इजराइल की मिसाइलों के सीधे निशाने पर है और इसीलिए इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा, क्योंकि इजराइल उत्तरी गाजा को खाली करने का अल्टीमेटम दे चुका है। और मिसाइल अटैक में बर्बाद अल अहली अस्पताल भी उत्तरी गाजा में ही है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि ये गाजा पट्टी में बना आखिरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल जिसमें जंग के दौरान बेघर हुए हजारों लोगों ने शरण ली थी। और इसीलिए आशंका जताई गई कि अस्पताल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि सैकड़ों लोग अस्पताल के मलबे में दबे हो सकते हैं। इस हमले के बाद अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल 14 अक्टूबर को भी रॉकेट की चपेट में आया था, जिसमें अस्पताल के 4 लोग घायल हो गए थे। यही नहीं, WHO ने दावा किया कि 7 अक्टूबर के बाद गाजा में कई अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 48 है और इन हमलों में 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद गाजा का एक और बड़ा अस्पताल हमले में बर्बाद हो गया। फिलिस्तीन की सरकार ने जानकारी दी कि अल अहली अस्पताल से हजारों लोगों को गाजा के अल शिफा अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पहले से 30,000 लोग मौजूद हैं। और इसी वजह से हमास ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया, जिसके लिए उसने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। कतर में बैठे हमास के चीफ ने एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अस्पताल पर हुए अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, हमास चीफ इस्माइल हनिया ने गाजा पर हो रहे हमलों का ठीकरा अमेरिका पर भी फोड़ा और अमेरिका पर इजराइल की गलतियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। हमास चीफ इस्माइल हनिया इस समय कतर के दोहा में है, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी में उसके 14 ठिकानों को बर्बाद कर दिया और दावा किया कि इस हमले में इस्माइल हनिया के भाई और भतीजे की मौत हो गई। लेकिन हमास से जुड़े बड़े फैसले लेने वाली संस्था शूरा काउंसिल के सबसे बड़े पद पर बैठा इस्माइल हनिया अभी जिंदा है। यही नहीं, हनिया को इजराइल पर हुए सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है और उसने गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरने के बाद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खूब आग उगली, जिसमें फिलिस्तीन की सरकार ने भी हमास का साथ दिया और दावा किया कि इजराइल ने जानबूझकर एक अस्पताल को टारगेट किया। आरोप है कि रात के अंधेरे में उस पर बम बरसाए गए और इसी दौरान उत्तरी गाजा का अल अहली अस्पताल जल उठा, जिसके बाद फिलिस्तीन की सरकार इजराइल पर भड़क गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को जैसे ही पता चला कि अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी है, उन्होंने अपना जॉर्डन का दौरा बीच में ही रोक दिया और फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर लौट आए, जहाँ उन्होंने इसे इजराइल के हाथों किया गया नरसंहार और युद्ध अपराध ठहरा दिया। यही नहीं, जापान में मौजूद फिलिस्तीन के राजदूत ने दावा किया कि अल अहली अस्पताल को इजराइल के अटैक से 1 घंटे पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। यानी फिलिस्तीन ने सबूत के साथ आरोप लगाया कि अल अहली अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, जिसके लिए उसने प्लान बनाया और फिर हजारों लोगों से भरे अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी। लेकिन इजराइल ने दो टूक बोल दिया कि उसने उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल नहीं गिराई। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो फिलिस्तीन का ही था, जिसे वहां काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने ही दागा था। लेकिन वो रॉकेट इजराइल नहीं पहुंचा और गाजा के ही अस्पताल पर मौत बनकर गिर गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा के अस्पताल पर गाजा के आतंकियों ने हमला किया, न कि इजराइल ने। नेतन्याहू ने यह भी लिखा कि जिन्होंने इजराइल के बच्चों को मारा वो अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल में गिरने वाला रॉकेट फिलिस्तीन का ही था, जिसके निशाने पर दक्षिणी इजराइल के लोग थे। इजराइल ने दावा किया कि रॉकेट को इसी नियत से दागा भी गया था, लेकिन फिलिस्तीन में काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों के प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के एक बैंक को बम गिराकर धराशायी कर दिया। इजराइल ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके लड़ाकू विमान एक बड़ी इमारत को निशाना बनाते दिखाई दिए। इजराइल के मुताबिक उसके फाइटर जेट ने हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उनके निशाने पर गाजा का एक बैंक था। इजराइल के मुताबिक उस बैंक के जरिए हमास के संगठन को फंड मुहैया कराया जाता था और जैसे ही इजराइल के लड़ाकू विमान उस बैंक के ऊपर पहुंचे, उन्होंने उस पर बम गिरा दिया। बम के गिरते ही वो इमारत एक तेज धमाके के साथ ढह गई। धमाके के बाद वहां चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया और कुछ देर पहले वीडियो में खड़ी नजर आने वाली इमारत खंडहर में बदली दिखाई दी। इजराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हमास का बैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजराइल ने गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीन के नागरिकों तक दवा, खाने पीने और दूसरे जरूरी चीजें भेजने की अपील मान ली। ये राहत सामग्री मिस्र के रास्ते रफा क्रॉसिंग के जरिए गाजा पट्टी भेजी जाएगी। गाजा पट्टी पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमलों की वजह से वहां दूसरे देश राहत सामग्री नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यही नहीं, रफा बॉर्डर पर भी
इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा था, जिसकी वजह से मिस्र ने भी इसे बंद कर दिया था। लेकिन खबर है कि बाइडेन के कहने पर इजराइल ने गाजा में राहत सामग्री को बिना किसी दिक्कत के जाने पर हामी भर दी। हालांकि इजराइल ने यह शर्त रखी है कि गाजा में भेजे जाने वाली कोई भी मदद हमास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये बॉर्डर का वहां पर राहत सामग्री के लिए खुलना, ये एक बड़ी बात हो रही है इस पूरे जंग के बीच। देखिए, आज कई घंटे तक बैठक चली किशोर, और उस बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की बातचीत हुई। बाइडेन ने रिक्वेस्ट किया था कि आप मानवीय सहायता के लिए उस कॉरिडोर को खोल दें। सिक्योरिटी कैबिनेट अब से थोड़ी देर पहले हुई थी इजराइल की, उसने फैसला किया कि इजराइल अपना बॉर्डर नहीं खोलेगा गाजा पट्टी पे, लेकिन मिस्र के बॉर्डर को खोल देगा मानवीय सहायता के लिए। लेकिन अगर ये सहायता पहुंचती है उत्तरी गाजा में हमास की मदद के लिए, तो फिर उसे जरूर रोकेगा। इसके अलावा ये भी साफ कर दिया है इजराइल ने कि वो आने वाले वक्त में किसी भी ऐसी मदद जो कि जीवन के लिए जरूरी हो, उसके अलावा दूसरी मदद को वो वहां जाने नहीं देगा। ये भी संकेत दिया है किशोर जी। उधर गाजा के अस्पताल पर अटैक के विरोध में वेस्ट बैंक सुलग उठा। वहां के रमल्ला शहर में खूब बवाल हुआ, क्योंकि वहां रहने वाले फिलिस्तीन के नागरिकों ने अल अहली अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और वेस्ट बैंक जल उठा। वहां रहने वाले फिलिस्तीन के नागरिकों ने हिंसक प्रदर्शन किया, पुलिस पर पत्थर फेंके और उसकी गाड़ियों को निशाना बनाया। ये गुस्सा गाजा के अस्पताल पर अटैक के विरोध में दिखा। इन लोगों को जैसे ही अस्पताल की तबाही की खबर मिली, इनका खून खौल उठा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर में बवाल होने लगा। लोग सीधा पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यानी पहले से इजराइल के खिलाफ आग उगलने वाले वेस्ट बैंक में माहौल और खराब हो गया, या यूं कहें कि अस्पताल पर रॉकेट गिरते ही वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि वेस्ट बैंक पहले से ही उन इलाकों में है जहां हमास के लड़ाके एक्टिव हैं, जबकि इस पर इजराइल का कब्जा है। लेकिन वेस्ट बैंक में 15 से ज्यादा शरणार्थी कैंप हैं जहां फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं, जो खुलकर इजराइल की पुलिस और सेना से उलझते हैं, क्योंकि वो वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा नहीं चाहते। जबकि 1967 के युद्ध में इजराइल की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था, जबकि इससे पहले ये जॉर्डन के पास था और जॉर्डन नदी के वेस्ट में यानी पश्चिम में था, और इसीलिए इस इलाके को वेस्ट बैंक कहा जाता है, जिस पर इजराइल का कब्जा तो है, लेकिन फिलिस्तीन के नागरिकों के शरणार्थी कैंपों की वजह से अशांति, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ हैं। यही नहीं, हमास के लड़ाके जॉर्डन के रास्ते वेस्ट बैंक में घुसते हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में जॉर्डन फिलिस्तीन के साथ है, जिससे इजराइल की मुश्किल बढ़ जाती है। इस बीच अमेरिका के रक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि वो अपने सैनिकों को जंग में नहीं उतारेगा, लेकिन वो इजराइल को हथियार और आर्थिक मदद देता रहेगा। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात कर दिए हैं, जो समंदर से होने वाले हमलों को रोकेंगे, क्योंकि अमेरिका को डर है कि इजराइल पर समंदर के रास्ते भी हमला हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान और सीरिया भी इजराइल से अपनी दुश्मनी निकालने में जुटे हैं। वो खुलकर हमास को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में समंदर के रास्ते ये दोनों देश इजराइल को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने 3 सबसे खतरनाक जंगी जहाजों को इजराइल के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। अमेरिका ने जिन 3 जंगी जहाजों को इजराइल भेजा है, वो करीब 10,000 सैनिकों और महाविनाशक हथियारों से लैस है, जो समंदर में तो इजराइल की सुरक्षा करेंगे, लेकिन जमीनी जंग से दूर रहेंगे। उधर इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने तुर्की और अफ्रीकी देश मोरक्को में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की। इजराइल को इस बात की आशंका है कि बदले की कार्रवाई में तुर्की और मोरक्को में उसके नागरिकों पर हमले हो सकते हैं, और इसी आशंका को देखते हुए इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने नागरिकों को फौरन तुर्की छोड़ने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही मोरक्को गए इजरायली पर्यटकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। इधर दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति से सोशल मीडिया पर भिड़ना इजराइल के राजदूत को भारी पड़ गया। कोलंबिया सरकार ने इजराइल के राजदूत को माफी मांगकर देश छोड़ने के आदेश दे दिए, क्योंकि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो और कोलंबिया में इजराइल के राजदूत के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी बहस हो गई थी। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने इजराइल पर गाजा के लोगों के साथ उसी तरह का व्यवहार करने का आरोप लगाया जैसा जर्मनी ने यहूदियों के साथ किया था। गुस्तावो पेत्रो के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कोलंबिया में इजराइल के राजदूत ने उन्हें यरूशलेम में यहूदियों पर हुए अत्याचार और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के बनवाए गए डेथ कैंपों की याद दिला दी, जिसके बाद कोलंबिया की सरकार ने उन्हें माफी मांगने और कोलंबिया छोड़ देने के आदेश सुना दिए। वहीं इजराइल ने भी कोलंबिया के राजदूत को तलब किया और गुस्तावो पेत्रो के ट्वीट और उनके राजदूत को हटाने के आदेश पर जवाब मांगा। उधर फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी मॉडल जीजी हदीद की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से इजराइल भड़क गया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीन का समर्थन करने का मतलब यहूदियों का विरोध नहीं है, और उनकी ये पोस्ट इजराइल को नागवार गुजरी। इजराइल की तरफ से अमेरिकी मॉडल जीजी हदीद को दिए गए जवाब में लिखा गया कि हमास की निंदा करना फिलिस्तीन विरोधी नहीं है। इसके साथ ही इजराइल ने उन पर यह भी तंज कसा कि वो इस मुद्दे पर पिछले 1 हफ्ते से क्यों सो रही थी।
इधर खबर है कि गाजा पर इजरायल के एक्शन से भड़के आतंकी संगठन अल कायदा ने अपने लड़ाकों से इजरायल के समर्थक देशों पर हमला करने की अपील कर दी। अल कायदा ने 19 पेज का बयान जारी कर दुनिया भर के सभी मुसलमानों से हमास की मदद के लिए एकजुट होने की भी अपील की, जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई कि अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। क्योंकि इजरायल पर हमास के हमले के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने खुलकर इजरायल का साथ दिया। अल कायदा की तरफ से जारी बयान में गाजा पट्टी पर इजरायल के हमलों का जिक्र किया गया और सभी मुसलमानों से फिलिस्तीन और हमास की हर तरीके से मदद की अपील की गई। अल कायदा ने अपने लड़ाकों से इजरायल की मदद करने वाले देशों पर भी हमला करने की अपील की। मतलब ये कि अल कायदा अपने लड़ाकों को अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों में हमले के लिए उकसा रहा है जो इजरायल के साथ खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक अल कायदा के लड़ाके यूरोप के देश बेल्जियम की तरह इजरायल के समर्थक देशों में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। 2 दिन पहले बेल्जियम में एक शख्स ने फुटबॉल मैच से पहले अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। बाद में हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। उधर गाजा के अस्पताल पर हुए हमले की यूरोपियन यूनियन ने भी निंदा की। 27 देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन ने अस्पताल पर हमले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने गाजा में आम नागरिकों को युद्ध से बचाने की अपील की। यही नहीं, उसने गाजा में बिजली और पानी जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई बंद करने के इजरायल के फैसले को युद्ध के नियमों के खिलाफ बताया। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने गाजा की घटना के विरोध में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। मिस्र ने अस्पताल पर हुए हमले के लिए इजरायल को दोषी ठहराया और इस हमले में मारे गए फिलिस्तीनियों को शहीद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मिस्र ने दोहराया कि वो इस जंग में गाजा के लोगों के साथ खड़ा है। जबकि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के खिलाफ ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन किया गया। वहां फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। और गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में इजरायल के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। फिलिस्तीन के समर्थकों ने राजधानी तेहरान में ब्रिटेन के दूतावास के बाहर यह प्रदर्शन किया। और कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन तुर्की के इस्तांबुल में भी किया गया। इस्तांबुल में इजरायल के दूतावास के बाहर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी समर्थक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते दिखे। और प्रदर्शन करने वालों के हाथों में फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया। प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं शामिल रहीं। इस दौरान लोगों ने इजरायल को सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। उधर गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए हमले की आग जॉर्डन तक जा पहुंची। वहां की राजधानी अम्मान में लोग इजरायल के खिलाफ भड़क गए और इजरायल को उस अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। और इस दौरान प्रदर्शनकारी अम्मान में मौजूद इजरायल के दूतावास में घुस गए। इससे पहले वहां सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जब दूतावास को घेर लिया तो वहां पुलिस की कई टीमें पहुंच गई, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। लेकिन कई प्रदर्शनकारी उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ गए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। इस बीच गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के बाद दक्षिण कोरिया में इजरायल के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किए गए। गाजा में उस अस्पताल के हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल थी, जिसका आरोप इजरायल की सेना पर लगा। और इसी वजह से गाजा के उस अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजरायल के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में भी इजरायल के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थकों ने हमास पर इजरायल के हमलों का विरोध किया। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर भी दिखे, जिन पर इजरायल से हमले बंद करने की अपील लिखी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के दूतावास से लेकर अमेरिका के दूतावास तक रैली निकाली। हमास और इजरायल के बीच जारी जंग में पिछले 11 दिन में कई हजार लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दोनों के बीच हमले अब भी जारी हैं। उधर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया तक गाजा के अस्पताल पर हमले के विरोध की आग पहुंच गई। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में फ्रांसीसी दूतावास के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस और अमेरिका के राजदूतों को बर्खास्त करने की भी मांग की। और इराक की राजधानी बगदाद में भी गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। बगदाद में यह प्रदर्शन तहरीर चौक पर हुआ, जहां कई देशों के दूतावास हैं, और उसी जगह जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां जुटे लोगों ने इजरायल की सेना की तरफ से गाजा पर जारी हमलों को गलत बताया। इधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की जांच की मांग कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर दुख जताया और इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। इसके साथ ही जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यह मांग की कि इस घटना की जांच की जाए, ताकि पता चल सके कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था। इस बीच दुनिया के परमाणु प्रोग्राम पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए सभी देशों से अपील कर डाली।
संयुक्त राष्ट्र नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया के जैसे ईरान भी परमाणु हथियार बना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध, क्योंकि ईरान का जानी दुश्मन इजराइल है और इजराइल का दोस्त अमेरिका है। ऐसे में परमाणु बम बनाते ही ईरान सबसे पहले इजराइल पर हमला कर सकता है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सभी देशों से अपील कर डाली। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि 2006 में जब उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बना रहा था तब उस पर कड़ी निगरानी नहीं की गई, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया और यही वजह रही कि उस इलाके में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो पश्चिम एशिया में जंग छिड़ सकती है। इधर इजराइल और हमास के बीच जंग बढ़ने की चिंता से भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट आई, जिससे सेंसेक्स 551 अंक टूटकर बंद हुआ और इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि फार्मा और ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेजी रही, लेकिन इनके अलावा बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर रहे, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 551 अंक गिरकर 65,877 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक टूटकर 19,671 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। उधर इजराइल और हमास की जंग तेज होने का अगर असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया के कई बड़े देशों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने की नौबत आ गई। इजराइल पर हुए हमास के हमले के वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $82 प्रति बैरल के करीब थी, लेकिन अब यह कीमत बढ़कर $93 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है। यानी केवल 11 दिनों में कच्चे तेल की कीमतें 13% से ज्यादा बढ़ गई। कच्चे तेल की कीमतों का उछाल दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर पड़ना तय है। इसीलिए उन देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे बुरा असर होगा जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन और पूरा यूरोप शामिल है। इस बीच गाजा में हो रहे लगातार हमले और इजराइल के प्रतिबंधों की वजह से वहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी, जिसकी वजह से वहां के पेट्रोल पंप के बाहर अफरा तफरी मच गई और लोग पेट्रोल और डीजल के लिए मारामारी करने लगे। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें एक पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आई, जिनमें पेट्रोल और डीजल लेने के लिए होड़ मच गई। वहां हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पेट्रोल और डीजल के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की वजह से इजराइल ने गाजा में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में वहां रहने वाले लोग पहले ही पानी और बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और अब पेट्रोल और डीजल की कमी उनके लिए एक नई मुसीबत बन गई। उधर फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाने वाली अमेरिकी कंपनी मैकडॉनल्ड्स के अरब देशों में मौजूद आउटलेट ने सफाई दी कि इजराइल में सैनिकों को मुफ्त खाना देने का फैसला वहां के आउटलेट का निजी फैसला था। हाल ही में मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल के सैनिकों को मुफ्त में खाना देने का ऐलान किया था, लेकिन इस फैसले से अरब के कई देशों में मैकडॉनल्ड्स के सामने परेशानी खड़ी हो गई थी, क्योंकि अरब देश इस जंग में खुलकर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इजराइल में मैकडॉनल्ड्स ने गाजा में भी लोगों तक खाना पहुंचाने का वादा किया था। इधर फिलिस्तीन के समर्थन में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 23 अक्टूबर को हैदराबाद में एक प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। खबर है कि इस प्रदर्शन में ओवैसी कई राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों को भी बुलाएंगे और इस दौरान गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ओवैसी के मुताबिक इस प्रदर्शन में कोई भी राजनीतिक या चुनावी भाषण नहीं दिया जाएगा। उधर गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर हमास के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में इजराइल सबूत देगा। इजराइल ने दावा किया कि यह हमला उसकी तरफ से नहीं किया गया, जबकि हमास ने इस अटैक के लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हमास के इन्हीं आरोपों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल सबूत देगा कि उसने ये हमला नहीं किया। इस बीच गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद अमेरिका में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां इजराइल के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। जहां एक तरफ इजराइल के समर्थकों ने फिलिस्तीन को हमास के कब्जे से छुड़वाने के नारे लगाए, तो वहीं इजराइल के विरोधियों ने गाजा में हुए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने गाजा में हुए हमले को नरसंहार बताया और इसे रोकने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इजराइल के समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई ताकि किसी भी तरह के हंगामे को रोका जा सके। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लेकर वहां पहुंचे और हमले के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। उधर हमास की कैद में मौजूद कुछ बंधकों से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में ताबड़तोड़ हमले किए थे और वहां से कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए, जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें सामने आईं जो या तो मर चुके हैं या अब भी हमास की कैद में जिंदा हैं। हमास के लड़ाकों ने कुछ ऐसे लोगों को भी बंधक बना लिया जो हमास का समर्थन करते थे। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने पोलैंड के यहूदी समुदाय पर किताब लिखने वाले एक लेखक को भी बंधक बना लिया। हमास के लड़ाकों ने गाजा बॉर्डर पर भी हमला किया,
जहां से इजरायली सेना के एक 19 साल के जवान और 18 साल की एक महिला जवान को भी बंधक बना लिया गया। हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला कर दिया और वहां से भी कई लोगों को अगवा किया गया। दावा किया गया कि इन सभी लोगों को हमास की ओर से जारी किए गए वीडियो में देखा गया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को बेहद गंभीर घटना बताते हुए इस पर दुख जताया। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इसके साथ ही पीएम ने हमले में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत बताई और प्रधानमंत्री ने इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने इजरायल और हमास युद्ध में हो रही आम नागरिकों की मौत पर चिंता जताई। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO ने गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की। इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया गया और अस्पताल पर हुए इस हमले पर WHO ने कड़ा एतराज जताया। Healthcare is not a target. It should never be a target of anyone in conflict. WHO ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया। इस बीच हमास ने अस्पताल पर हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। और गाजा में जंग के दौरान राहत बचाव में जुटी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने दावा किया कि इजरायल के हमलों के बाद 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उसके अलग अलग स्कूलों में शरण ली है। फिलिस्तीनियों की शिक्षा में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र कई साल से गाजा में 250 से ज्यादा स्कूल चला रहा है और इजरायल के लगातार हमलों की वजह से गाजा में रहने वाले लाखों लोगों ने जान बचाने के लिए उन स्कूलों में पनाह ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों और अस्पतालों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है। उधर गाजा के अस्पताल पर हमले से भड़की ईरान की सेना ने इजरायल की तुलना कैंसर से कर दी। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर ने ऐलान किया कि जब तक इजरायल घुटनों पर न आ जाए तब तक उस पर हमले जारी रहने चाहिए, क्योंकि ईरान की सेना के मुताबिक इजरायल दुनिया के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। वहां की सेना के डिप्टी कमांडर के मुताबिक जब तक इजरायल जैसा कैंसर दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं हो जाता, ईरान चैन से नहीं बैठेगा। ईरान ने दावा किया कि जिस तरह इजरायल ने हमला किया है उसे अब अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन अब उसके सामने सीना तान कर खड़ा है। यही नहीं, ईरान ने एक बार फिर खुलकर 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले को सही ठहराया। ईरान लगातार गाजा पर इजरायल के हमलों का विरोध कर रहा है और इजरायल की मदद करने वाले अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को भी अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका है। इधर मुंबई में इजरायल का झंडा जलाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ लड़कों ने इजरायल के झंडे को जमीन पर रखकर उसे पैरों से रौंदा। यही नहीं, इसके बाद उन लड़कों ने इजरायल के झंडे में आग लगा दी और फिर उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच जंग के बीच पाकिस्तान ने गाजा में मदद पहुंचाने का ऐलान किया। हमास के हमले के बाद से ही गाजा पर इजरायल लगातार बमों और मिसाइलों की बारिश कर रहा है और इसके साथ ही उसने गाजा पट्टी में बिजली, पानी, ईंधन और खाने पीने की चीजों की सप्लाई भी रोक दी है। लेकिन पाकिस्तान ने घोषणा की कि वो गाजा के लोगों तक सभी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और मिस्र की मदद लेगा। और गाजा के अस्पताल पर हमले की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र और 22 अरब देशों ने मिलकर वहां तुरंत सीज फायर लागू करने की मांग की। इन देशों ने हमले में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने पर दुख जताया और इसके साथ ही इजरायल से गाजा में मदद पहुंचाने के लिए रास्ता खोलने की भी अपील की। हमास के हमले के बाद से ही गाजा तक जाने के सभी रास्ते इजरायल ने बंद कर रखे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान के कोटा में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमले किए। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। आंख में ख्वाब घर है और कुछ नहीं दिखता, आंख में ख्वाब घर है और कुछ नहीं दिखता, रोशनी हम सफर है और कुछ नहीं दिखता। 100 बात की एक बात कही मानव ने, गुप अंधेरे में थी उम्मीद सहर होने की, अब मगर दोपहर और कुछ नहीं दिखता। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर हो 100 बात की बात।